हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपका एसएसटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए अपने इस टॉपिक को देखते हैं और आप लोग अगर हमसे पहले हो सकेगा तो आंसर कमेंट करिएगा। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? रोज़ी एक महिला का नर्स के रूप में पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। अर्थात एक महिला जो है उसको नर्स के रूप में दिखा रही है और एक पुरुष को इंजीनियर के रूप में। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान और तकनीकी में दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? रोज़ी का कथन क्या परावर्तित करता है? ये जेंडर स्थिरता, तो ये जेंडर स्थिरता नहीं है, ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है किसी के बारे में पहले से ही कोई विचार बना लेना या कॉन्सेप्ट बना लेना कि वो इस काम को नहीं कर सकता है, इसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? विद्यार्थियों को जो है चुनाव से संबंधित चीज़ें परिचित कराना है। तो देखिए, आपको बताना है सबसे सही आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव से संबंधित सर्वे करने के लिए कहना। देखिए, जब बच्चे को सर्वे करने के लिए कहेंगे तो ये सही नहीं है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि बच्चा उसको प्रत्यक्ष अपने आँखों से देख करके अनुभव लेगा और जहाँ उसको प्रत्यक्ष चीज़ों का अनुभव मिलेगा वो आंसर आपका सबसे सही हो जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है तीसरा, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों या चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? इसका राइट जवाब दीजिए। बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार। तो देखिए, व्याख्यान तो गलत हो जाएगा। आदिवासी और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करने से भी कोई मतलब नहीं है और पाठ्य पुस्तक पठन तो डायरेक्ट, इससे भी कोई आंसर नहीं सही है। तो इसमें ठीक ठाक आंसर यही है, बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। तो आपका राइट जवाब तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर आपको विचार करना है और इसका राइट जवाब देना है। तो चौथा सवाल पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझ और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? आपको राइट जवाब देना है। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। इसका दूसरा देखते हैं, मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। बिल्कुल, ये दूसरा आपका सही हो जाएगा, यही आपका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आइए। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए और 5वें का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। ठीक है, कह रहा है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं
किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? असफल की बात कर रहा है, आपको इसका राइट जवाब देना है। चलिए, पहला कह रहा है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली सामान सस्ती दरों पर चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आपसे असफल की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबी समय तक रहती है। अब ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगता है। सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथा आंसर क्या है? कह रहा है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें हैं जो भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती। बिल्कुल आपका चौथा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। छठवें पर चलते हैं। कह रहा है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सुपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? आपको छठवें का राइट जवाब देना है। तो क्या होगा? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी में चलते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना नहीं, उन्हें स्वयं ही कारण का पता लगाना गलत है, ग्लोब दिखाना भी गलत है। सजीवता के साथ साथ दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी में चलते हैं, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। सातवें पर चलते हैं और सातवें का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। चलिए सातवां देखते हैं। कह रहा है कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए के सही व्याख्या भी कर रहा है, तो सातवें का आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। आठवें पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और आठवें का राइट जवाब दीजिए। कह रहा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित आनुभविक सत्यापनीय है। बिल्कुल सही है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बाहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही है, ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। नौवें पर चलते, देखिए नौवां आपका मिलान वाला है, तो आपको इसमें मिलान करना है। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और बी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसका राइट जवाब देना है। 90 का क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जो 9वां है, आइए देखते हैं 90 का राइट जवाब क्या बनता है। हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्र का समय कब से कब तक है आपको बताना है। आरंभिक से 12वीं सदी तक है। ठीक है, ए का 3 देखो किस में है, दूसरे में है। आगे देखते हैं अनंगपाल का समय कब से कब तक है, आप जल्दी से जवाब दीजिए। अनंगपाल का समय कब से कब तक है? 1130 से 1145। बी का चौथा हो जाएगा। और सी का चौहान वंश का समय क्या है, तो सी का क्या होगा? चौहान वंश का समय बताना है, वो 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान 75 से 92। तो आपका राइट जवाब दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां कह रहा है प्राचीन तमिलनाडु में बस्तियों को उर कहते थे, वो किसकी बस्तियां हुआ करती थी? आपको बताना है। खेतिहरों और किसानों की बस्तियां होती थी, उन्हें ही उर कहते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 11 पर, और 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अब 11 भी आपका मिलान करने वाला है। आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। चलिए 11 का राइट जवाब दीजिए। ठीक है, कह रहा है फर्रुखसियर का जो है समय कब से कब तक है, जल्दी से बताइए। तो इनका समय है 1713 से 1719 तक है। शाह आलम द्वितीय का समय कब से कब तक है, तो इनका समय है 1759 से 1816। ठीक है, ए का आपका 2 हो रहा है, बी का आपका 1 हो रहा है। अहमद शाह का समय कब तक है, तो ये 1784 से आपका मतलब 1748 से 1754 चौथा हो जाएगा।
तो आलमगीर द्वितीय जो बचा वो 1754। मतलब आइए देखते हैं राइट जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। उत्तराधिकार की शहदायत प्रथा क्या है, आइए जानते हैं। और 12 का राइट जवाब आपको देना है। शहदायत प्रथा क्या है, देखिए सभी पुत्रों को विरासत का विभाजन कर देना ही क्या कहलाती है, शहदायत प्रथा कहलाती है। ठीक है, ये मुग़लों के यहाँ चलती थी। किसके यहाँ, मुग़लों के यहाँ चलती थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए 13 का राइट जवाब क्या होगा, अनभक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जो 14 का आपका राइट जवाब होगा वो आपको बताना है। चलिए महाराष्ट्र के संतों के बारे में कुछ दिया गया है, आइए पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। तो महाराष्ट्र के संतों के बारे में है, याद रखिएगा किसके, महाराष्ट्र के। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बिल्कुल सही है। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ये भी सही है, ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और इसका राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपका बेवड़ शब्द है। क्या है, बेवड़ शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे के छपने का विकास हो रहा था। ए और बी दोनों सही हैं और बी आपका एक की व्याख्या भी कर रहा है। 17 नंबर पर चलते हैं और 17 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, आपको जवाब देना है। कह रहा है जल्दी से 17 नंबर का दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पिता पढ़ाते थे, उनके भेदभाव से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 18 पर चलते हैं और 18 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ई रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। आपका 18 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 19 पर चलते हैं और 19 का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। मौलाना आज़ाद ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 पर चलते हैं। कह रहा है 1857 की क्रांति के बारे में कथन पर विचार करना है और जवाब देना है। तो आपको सही जवाब देना है। चलिए कह रहा है मई 1857 में बाहरी विद्रोह का आरंभ हुआ था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। कौन सा कथन सही नहीं है, पूरा पढ़ने के बाद ही उत्तर लगाइएगा। तो आप बताइए कौन सा नहीं सही है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1857 में बाहरी विद्रोह का आरंभ हुआ था, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, बस यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2। चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है ए और बी
कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में चर्चा करिए और राइट जवाब देने का प्रयास करिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, ये कह रहे हैं थी, ये गलत है। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बिल्कुल उनसे उनके सैनिक खर्चे जो आपके यहाँ रेजिडेंस रहता था उसका पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो बी वाला आपका सही है। तो 21 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, गलत। ए और बी दोनों गलत हैं, गलत। ए सही बी गलत, गलत है। ए गलत बी सही, बिल्कुल ये चौथा हो जाएगा। ए गलत बी सही हो जाएगा। कुछ मिलाना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन का समय बताना है, तो 22 का आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, कह रहा है कि जो ग्रह हैं उनके अक्ष या अपने अक्ष पे जो घूर्णन का समय है वो कौन कौन सा है, तो बताइए जल्दी से, इसका राइट जवाब दीजिए। तो बताइए, जो यूरेनस है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में कर देता है, तो यूरेनस अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में कर देता है। और अगर आपसे पूछ ले सूर्य की, तो 84 साल में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसे नोट करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेपच्यून जो है वो कितना समय लेता है, तो पहला वाला सही था। ठीक है, अब आपको नेपच्यून का बताना है। देखिए 16 घंटे 7 मिनट लेता है, ये भी आपका सही है। और ये सूर्य की परिक्रमा 164 साल में करता है, ये भी याद रखिएगा। शनि कितने दिन में, तो अभी तक आपके 2 सही हो गए हैं। शनि का समय क्या है, तो शनि का समय दिया है 25 घंटे 40 मिनट, जबकि ये गलत है। शनि अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है, 10 घंटे 40 मिनट। और ये सूर्य के अगर बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं 29 साल और 5 महीने का समय लेता है। मंगल के बारे में चलते हैं। मंगल के बारे में क्या कह रहा है, तो मंगल के बारे में कह रहा है कितना समय लेता है, तो मंगल अपने अक्ष के घूर्णन में 1 दिन का समय लेता है, अर्थात 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो मंगल का भी गलत है। तो केवल और केवल आपके कितने सही थे, 2। पहला यूरेनस, दूसरा नेपच्यून, तो 2 आपके सही थे, केवल 2 हो जाएगा, ये हो नहीं 2 है। ठीक है, तो 2 आपके सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको विचार करना है और इसका जो सही कथन है उस पे आपको टिक करके आंसर बताना है। तो बताइए आप, इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। बिल्कुल, जब आपको सही आंसर मिल गया है आगे आपको जाना ही नहीं है। चलते हैं 24 नंबर पर, और 24 क्या कह रहा है, कूट वाला है। आइए देखते हैं। 2 कथन हैं, पढ़ना है और इसका राइट जवाब देना है। चलिए, कह रहा है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये भी आपका सही है। लेकिन आर का ए से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 25 पर चलते हैं। 25 क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। कह रहा जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 1 से 30 डिग्री 45 मिनट पूर्व की ओर, ये मिनट होगा, 45 मिनट पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। आपको बताना है कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। तो देखिए आपका इसमें राइट जवाब क्या होगा, आपको बताना है। इसमें आपका 4 घंटे आप अर्जित नहीं करोगे, लगभग 4 घंटे आप क्या करोगे, घटा दोगे। क्या कर दोगे, घटा दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
महासागरी परपटी के मुख्य खनिज हैं? 26 का राइट जवाब दीजिए। कौन है? तो आपका कौन है भैया बताइए। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम है, एल्यूमिना नहीं है, सिलिका है, निकिल नहीं है। तो ए और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। आंसर नंबर 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? 27 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए जो बांज और एस और बीच के पेड़, फिजेड, मोनाल पक्षी, तो मोनाल पक्षी कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? बहुत ही सीमित मिलती है, वो आपका टुंड्रा क्षेत्र होता है। क्या होता है? टुंड्रा क्षेत्र होता है। यहाँ आपका बहुत ही सीमित मात्रा में क्या होता है, जो है चीज़ें मिलती हैं। चलिए विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है? आपको 29 का राइट जवाब देना है। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। अभी तक तो ठीक है, आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं। देखिए अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अलगाव कर रहे हैं, आंसर गलत है। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन अभिलेखन आवश्यक नहीं, ये भी गलत है। चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना, ये भी गलत है। 29 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 30 पर चलते हैं और 30 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है या करते हैं? आपको 30 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराना, वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, बिल्कुल सही है। न्याय पाने में आने वाली चुनौती को दिखाना और व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, ये गलत हो गया। आधा तो ठीक था, भय शब्द गलत है। विभिन्न मुकदमे में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना शब्द गलत है, ये भी गलत है। तो आपका केवल और केवल ए सही है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं और 31 का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। अब इसका कारण है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण। आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो उसे लोएस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 33 पर चलते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? नदी का मुहाना कहते हैं। मान लीजिए ये बहुत बड़ी जलराशि है, नदी आती है, यहाँ पर जब मिल जाती है इसे ही नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे गए हैं। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए और 34 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है वे वन सघन हैं और सालों भर वर्षा होती है, ठीक है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष, ठीक है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो देखिए जो उष्ण कटिबंध के पास पाया जाएगा वो उष्ण कटिबंध के साथ साथ सदाबहार होगा, पर्णपाती नहीं होगा। तो ये आपका पहला गलत और दूसरा गलत शंकुवन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन ये भी गलत है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या है?
मुख्यतः नवीकरणीय साधनों का संरक्षण नहीं है, साधनों का सीमित उपयोग ये भी नहीं है, संतानों एवं संबंधियों के लिए बचाव ये भी नहीं है, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना और केवल आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना सबसे सटीक आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए 36 पर चलते हैं। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया कह रहा है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? क्या यहाँ ज़्यादा उगता है? यहाँ टिन के उत्पादक देश हैं ये अग्रणी, याद रखिएगा। 37 पर चलते हैं। कह रहा है सीढ़ीनुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये सीढ़ीनुमा खेती है, ज़मीन के छोटे टुकड़ों को किनारों पर ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये क्या आपका किस लिए इसको उठाया जा रहा है? तो आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, तो बताइए फसलों को कीटों से बचाया जा सके, मतलब कीटों नहीं है भैया, ये कीटों हैं। ठीक है, सही कर लीजिएगा। फसलों को कीटों से बचाया जा सके, तो ये तो गलत है भैया। पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, बस बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसीलिए तो रखा जाएगा कि जो पानी है वो रुका रहे, खाद बह ना जाए, गलत है। फसलों के बीच अंतर रखा जाए, कोई मतलब नहीं। 38 पर चलते हैं और 38 का आपको राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं क्या होगा। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, अब आपको बताइए कौन सी होती हैं। कह रहा है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, हाँ डेली वो जाएंगे अपनी दुकान खोलेंगे, जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है, बिल्कुल से 10 वर्ष से अधिक खुली दुकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका ए और बी सही है, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 क्या कह रहा है? नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? 39 का राइट जवाब दीजिए। पार्षद कहा जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? बताइए भैया, सभी लोग इसको जवाब दीजिए। आपके राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति मत लगा के चले आना जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए आर को पढ़ें और अपना सही विकल्प चुनें। तो कह रहा है कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। 100% सही है। छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से, धन्ना सेठों से कर्ज लेना पड़ता है, जिससे कई बार वे चुका नहीं पाती। ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? 42 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। क्या है भैया वो, जल्दी से बताइए। तो बेकार गलत है, अनियमित, दिहाड़ी और असंगठित। BCD आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। BCD है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? 43 का राइट जवाब दीजिए। समुदायों की बहुत बड़ी संख्या होना, अर्थात 140 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में होगी, वहाँ एक स्तर की सरकार कैसे संचालन कर सकती है, ये तो आप लोग भी जान सकते हैं। 44 पर चलते हैं। कह रहा है कथन पर विचार करना है और 44 का राइट जवाब देना है। कह रहा है लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। बताइए, कोई ज़रूरी नहीं है। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। ठीक है। लड़के दबंग, उग्र होते हैं। ठीक है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ACD दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 45 पर। कह रहा है कौन से भारत को संसद बनाते हैं, मतलब कौन कौन मिलकर के भारत को संसद बना रहे हैं? 45 का राइट जवाब दीजिए। या सिंपल वे में कहें तो भारत की संसद का निर्माण किनके मिलने से होता है? तो जल्दी से 45 का राइट जवाब दे दीजिए भैया। क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्य विधानसभा नहीं होती है, ये तीनों मिलते हैं
तब आपकी क्या बनती है, संसद। तो क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब, ए, बी और डी। चलिए अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए, बताइए। 46 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है, प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्म को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना गलत है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना गलत है। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है। देश में धार्मिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना है, ये गलत है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 47 पर। कह रहा है 47 का, आइए देखते हैं और जवाब देते हैं। भारत के पास एक न्यायिक व्यवस्था है, निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, गलत है, बिल्कुल बाध्यकारी होते हैं। आपका ए राइट जवाब हो जाएगा, केवल ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 48 पर। 48 कह रहा है, किसी समुदाय के पेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका बाकी समाज से अलगाव, ठीक है। तो ये आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 49 पर चलते हैं। कह रहा, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविका उपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की तरफ में से एक कदम क्या है। 49 का राइट जवाब दीजिए, आपको देना है। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठीक है। आगे, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध कर देना गलत है। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना गलत है। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, ये भी गलत है, इतनी कमाई नहीं होती उनकी। चलिए 50 पर चलते हैं। ए और आर पढ़ना है और राइट जवाब देना है। कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत हैं, बिल्कुल सही है। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं के विचारों, संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, सही है। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विविधता को और क्या कहते हैं, आपको जवाब देना है। असमानता कहते हैं, एकता कहते हैं। विविधता का मतलब एकता नहीं हो सकता है, एक समान नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। असमानता होती है, ठीक है। किसके आधार पर होती है, तो ये भी समझते चलिएगा। भाषा के आधार पर हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है, ठीक है। जो आपकी विविधता है वो भाषा, लिंग, जाति, संस्कृति, इन तमाम चीज़ों के आधार पर देखने को मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, इसका जवाब होगा तिब्बत। कहाँ पहुँचा था, तिब्बत पहुँचा था। तो इसका दूसरा जवाब क्या हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म के हैं, गलत है। इस्लाम धर्म के हैं, गलत है। बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्मों के अनुयायी जो हैं वो आपको तिब्बत में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत की एकता का स्रोत किसे माना जाता है। जो भारत में एकता है, उसकी जो ताकत है, उसका स्रोत क्या है आपको बताना है। तो जो विविधता या अनेकता है, इसे ही क्या माना जाता है, भारत की ताकत माना जाता है। हमारे यहाँ कथन लिखा गया है, विविधता में एकता, अर्थात विविधता होते हुए भी हम में एकता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, ओणम एक विशेष आकर्षण क्या है। जो ओणम है वहाँ का एक विशेष आकर्षण क्या होता है, तो नाव की प्रतियोगिता जो होती है ओणम की, वो विशेष आकर्षणीय होती है, ठीक है, बहुत फेमस है।
क्वेश्चन अगला 6वें पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेवल थोड़ा आपको धीरे धीरे ऐसे कठिन देखने को मिलेंगे। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख, ठीक है, बात को समझते चलिएगा। एक बार मैं आपको पहले ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको हमसे पहले आंसर देना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, इसी से पश्मीना शाल बनती है, याद रखिएगा, जो बहुत फेमस है। तो पश्मीना शाल कहाँ, किस ऊन से बनती है? पश्मीना से। ठीक है, चलिए तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा 6वें का? केवल एक, केवल दो, केवल मतलब एक और दो दोनों होगा, केवल एक, केवल दो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है, आइए 7 क्या कह रहा है? केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? देखिए केरल को एक जो है मसालों का हब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इसी केरल में मसालों को ही देखने के लिए क्या आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तमाम तरह के जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं वो इधर आकर्षित हुए थे। तो लौंग भी है, काली मिर्च भी है, इलायची भी है, उपरोक्त सभी, और जो है डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन से कौन सी जो है शाल बनती है? यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, मिस हो गया है। कौन सी शाल बनती है? तो पश्मीना शाल बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा हुआ है? 9वें का आपको राइट जवाब देना है। तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। ये है आपका मैप, यहाँ है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर और ये हिस्सा है आपका ये वाला, यही है लद्दाख का। किसका है? लद्दाख का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्या कह रहा है? उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? बौद्ध धर्म उसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, 11वें पर चलते हैं और 11वें का राइट जवाब देखते हैं। लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? मक्खन भी खाते हैं, चीज़ भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो लगभग 400 साल पहले जो है वो इस्लाम धर्म से इनका परिचय हुआ था, याद रखिएगा। 13 पर चलते हैं। देखिए 13 आपका थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिखा दिया। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग पहले भी आंसर देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई, बिल्कुल ठीक है। केरल आपको पता है कहाँ है? देखिए ये है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, ये वाला हिस्सा जो एकदम नीचे है, नीचे यही हिस्सा है केरल। क्या है? केरल है। ठीक है, तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई। ठीक है, केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, बिल्कुल ठीक है। क्यों है? इसको पानी ज़्यादा चाहिए, समुद्र के किनारे बसा है तो पानी की पर्याप्त मात्रा यहाँ होती है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये भी सही है। तो आपका ओणम में होता क्या है? नाव प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा। तो सारे के सारे सही हैं, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न हैं, अलग हैं, दोनों में क्या अंतर है? आपको 14 का राइट जवाब देना है। देखिए केरल और लद्दाख आपका
किस तरह से भिन्न हैं? जल्दी से इसका आंसर मैं चाहता हूँ सब भाई बंधु दें, ठीक है, जल्दी से। इसका राइट जवाब होगा भौगोलिक विशेषताएं। देखिए मैं आपको मैप में समझाता हूँ, ये है आपका मैप, ठीक है। चलिए अब इस मैप में समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे है आपका लद्दाख, यहाँ पे है आपका केरल। जो लद्दाख है इसके पास हिमालय है, ये हिमालय से घिरा है, इसकी जलवायु ठंडी है। जबकि जो केरल है ये हिंद महासागर और अरब सागर के नज़दीक में है, इसलिए इसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है, ठीक है ना। तो ये है आपका दोनों में भौगोलिक डिफरेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 15 पर। कह रहा है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? ये आपको जवाब देना है 15 का। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था अनेकता में एकता का विचार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? जो दलित हैं उनको अनुसूचित जाति में रखा गया है, याद रखिएगा, जो दलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? 17 का राइट जवाब देना है लोगों को एक छवि के माध्यम से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना करके रख लेना, यही है आपका रूढ़िवादी, ठीक है। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? भेदभाव करने के पीछे कारण क्या है? तो धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर होता है, काम के आधार पर होता है, यहाँ और जानिएगा लिंग के आधार पर होता है, ठीक है, भाषा के आधार पर होता है, याद रखिएगा। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, जन्म के आधार पर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? तो 8 प्रमुख धर्म हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें 4 सबसे ज़्यादा फेमस है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ये आपको जवाब देना है 1660 के आसपास भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में कहा गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यह किस बात की ओर संकेत करता है? यह संकेत करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो राज्य है या जो सरकार है इसका अपना कोई खास धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? तो वो नकारात्मक होते हैं। जो पूर्वाग्रह होते हैं, पूर्वाग्रह का मतलब किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना, वो नकारात्मक होते हैं। 24 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 24 का राइट जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए तो 24 का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है दलित शब्द को नीची कहे जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया, कुचला गया, बिल्कुल सही है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, ये गलत है। देखिए जनजाति में नहीं रखती है, अनुसूचित जाति में रखती है। अगर जन हट जाए तब सही है, लेकिन जन लिखा है तो गलत है, इसलिए इसका राइट जवाब केवल 1 होगा, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान का मसौदा, इसी को प्रारूप भी कहा जाता है, इसी को ड्राफ्ट भी कहा जाता है, कुछ भी लिखा मिल जाएगा। तो कौन तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, याद रखिएगा। किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 26 कह रहा है केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? आपको इसका जवाब देना है 60% महिला शिक्षकों का आंकड़ा है, याद रखिएगा। वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? 27 का राइट जवाब दीजिए खास जरूरत वाले बच्चे, याद रखिएगा, ये वर्तमान में यूज़ किया जाने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है पूर्वाग्रह आधारित तो हो सकता है किस पर? 28 का राइट जवाब दीजिए लोगों की धार्मिक मान्यता पर, बिल्कुल सही है।
त्वचा के रंग पर बिल्कुल सही है। वे जिस क्षेत्र से आते हैं बिल्कुल सही है, तो डी राइट जवाब हो जाएगा। 29 पर चलते हैं। भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, महार जाति से थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से, जो महार जाति है उसी से ये संबंधित थे। आगे चल करके इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? 30 का राइट जवाब देना है। भेदभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? भेदभाव। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं। बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है। बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों आपके राइट जवाब हो जाएंगे सही। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? आपको 32 का राइट जवाब देना है। तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? देखिए, सफ्रेज मूवमेंट महिला मताधिकार से संबंधित है। सफ्रेज का मतलब होता है मताधिकार, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो मताधिकार से संबंधित चलने वाले आंदोलन को सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है यंग इंडिया का संबंध गांधी जी से है। बिल्कुल है, जिसमें इन्होंने अपने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। इरविन के सामने, किसके? इरविन के सामने, गवर्नर जनरल इरविन के सामने इन्होंने इसी के माध्यम से रखी थी। सफ्रेज मूवमेंट ऊंट देने का अधिकार नहीं है। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन से। इंग्लैंड में औरतों को ऊंट देने का अधिकार 20 में मिला था, ये भी गलत है। तो आपका केवल और केवल पहला सही है, तो सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 37 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए, ऑप्शन भी देख लीजिए और 37 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोगों को नियमों को बनाने में भागीदार बनाकर खुद शासन करें। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं हो सकती है। गलत है। क्यों नहीं हो सकती है? तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? 38 का राइट जवाब दीजिए। तो किसी भी देश में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति ही क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बंधा है या बना है? ठीक है, जो कावेरी नदी है तमिलनाडु में है, उस पर कौन सा बांध बना है? 39 का राइट जवाब दीजिए। मैटूर बांध है। कौन सा है? मैटूर बांध है, याद रखिएगा। 40 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं और 40 का राइट जवाब देख लेते हैं। पहले ऑप्शन भी देख लीजिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु का मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। दोनों सही हैं, तो 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब आपको देना है। करा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है?
अगला कह रहा अफ्रीका में 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका। गलत है, 1992 में नहीं 1994 में खत्म किया गया था। तो केवल और केवल आपका पहला सही है, तो 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा, गलत पूछा है तो ये सही है, पहला सही है, तो केवल और केवल दूसरा गलत है भाई, आपका केवल दूसरा गलत है, बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 का आपको राइट जवाब देना है। देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण, रख रखाव करना। ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों के बारे में पूछा है, तो ठीक है। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, बिल्कुल ठीक है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, बिल्कुल ठीक है। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन 43 पर चलते हैं। 43 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को चुनना है। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव, एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते, तो सही है। तो अब ये सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। असत्य पूछा है तो गलत है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। दोनों के दोनों सही हैं आपके, तो इसमें गलत कोई नहीं है। तो इसका मतलब आपका राइट जवाब डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ? 44 का राइट जवाब दीजिए। 1994 में समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 का आपको राइट जवाब देना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। कह रहा सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, आपको राइट जवाब देना है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ये राशि है, राशि का मतलब धन है, ठीक है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद जिला पंचायत से आती है, ठीक है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले वेतन, मतलब मिलने वाले दान, ठीक है। तो आपका तीसरा भी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 47 पर चलते हैं। 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना व कुओं की खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामलों को सुना जाता, गलत है भैया, फौजदारी मामला दीवानी सुनती है, गलत है। अगला कौन सा है, ठीक है। चलिए, इसमें केवल और केवल आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य केवल एक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए, कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह पूछ ले कब आया था, तो याद रखिएगा 2005 में। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों उसकी मां को बराबर का हक मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है उसको बताना है। तो ये तो आपका सही है भैया, इसमें सबको मिलेगा। आगे देखते हैं दूसरा। इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है, ये गलत है। सब ने एक समान अपनाया है, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटवारी से संबंधित काम क्या होता है, आपको जवाब देना है। चलिए, उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है, ठीक है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है पटवारी
किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, जो सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। ठीक है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ये गलत है। तो केवल 3 आपके सही हैं। तो कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 50 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता के मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है? तो वो बेटों को भी मिलेगा, बेटियों को भी, उसकी पत्नी को भी। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए और 51 का राइट जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या दिया है ये देख लेते हैं। चलिए 51 का राइट जवाब देना है। ऑप्शन क्या दिया है, चलिए। नगर निगम की आय के स्रोत पर आपको बताना है। नगर निगम तो संपत्ति कर है, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर है, शिक्षा कर है, मनोरंजन कर है। तो ठीक है, आपके चारों के चारों राइट जवाब हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 शहरी स्थानीय स्वशासन हैं। 52 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए 52 पर चलते हैं। चलिए ग्राम सभा शहर में नहीं होती है भैया। चलिए ग्राम सभा शहर में नहीं होती है तो गलत है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा नहीं है तो गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत नहीं हो तो फिर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 और 53 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा, चलिए। करा कौन सा कथन सत्य है बताइए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं व छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। ठीक है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है। पार्षद व पार्षदों की सममित विभिन्न सहकारी या सरकारी या शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला है 54 का राइट जवाब देना है। चलिए 54 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पुरुपेट तमिलनाडु का एक गांव है। ठीक है। चखी संघ समुदाय नागालैंड की एक जनजाति है। ठीक है। ठीक है। केटरमैन मछुआरों की एक छोटी नाव है जो कलपट्टू तमिलनाडु में है। ठीक है। आपके सारे के सारे आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर। कह रहा है कैटरमैन क्या है? मछुआरों की एक छोटी नाव है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। भारत में कितने महानगर स्थित हैं? तो भारत में 27 महानगर हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57। प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते हैं? आपको बताना है 10 लाख से अधिक। ठीक है। चलिए 61 उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपको जवाब देना है। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में बिल्कुल मिला है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बिल्कुल मिला है, आधुनिक कश्मीर में बिल्कुल मिला है। मैप से अगर आप समझना चाहें तो देखिए, ये अगर हम आपको दिखा देते हैं तो ये है आपका, ये है भारत। ठीक है। कह रहा है पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, तो ये आपका पूर्वी हिस्सा है, यहाँ मिला ही मिला है। दक्षिणी भारत ये हिस्सा है, यहाँ मिला ही मिला है। ये आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ आपका मिला ही मिला है। और आधुनिक कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ भी मिला है। इसका मतलब कह सकते हैं उपरोक्त सभी पहले का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मतलब 62 पर। क्या कह रहा है? बुर्जहोम ये है कहाँ? ये कश्मीर में है। किस प्रकार के निवास स्थल मिले हैं? पक्की ईंटों का नहीं मिला है बुर्जहोम से, तो किसका मिला है? ज़मीन के नीचे जो है उनके घर बने हुए मिले हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 63 पर और देखते हैं 63 का सही उत्तर क्या होगा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? ये आपको बताना है। तो लगभग 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 64 पे। कह रहा है अनाज किस काम आता है?
आपको बताना है। देखिए, खाद्य अर्थात खाने के रूप में, बीज अर्थात बोने के रूप में, भंडारण लंबे समय तक यूज करने के रूप में, अर्थात सभी में हम जो है अनाज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? आपको जवाब देना है। बताइए क्या होगा? गेहूं है, बिल्कुल है। जव है, बिल्कुल है। तो गेहूं और जव दोनों ऑप्शन में है, तो सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही सही आंसर हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 66। कह रहा है जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जो जानवर हैं उनके दांत और सींग कैसे होते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप इतना जानते हैं, वो छोटे होंगे, उनके दांत भी छोटे होंगे और उनकी सींग भी छोटी होगी। तो कैसे होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 67 क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई खास चीज़ बनाए और उसका प्रशिक्षण ले। पुरातत्वविद नहीं है, जो पुरातत्वविद वो होता है जो सिक्कों का, धातुओं का, जो प्राचीन समय में मिले चीज़ें हैं उनका अध्ययन करता है, वो पुरातत्वविद है। तो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? उसको भैया विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 68। कह रहा है मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? जो मेहरगढ़ है वहाँ आपको कैसे घर मिले हैं? तो चौकोर तथा आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार के साथ गोलाकार भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे याद रखिएगा, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? तो बीज के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। खाद्य के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। उपहार के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। जब हम हमारी बहन बेटियां हैं या हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई भागवत का प्रोग्राम है या अन्य कोई प्रोग्राम पड़ता है तो हम लोग उसे उपहार के रूप में भी देते हैं। तो डी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? देखिए, जो सबसे पहला जंगली जानवर पालतू बनाया गया था वो था कुत्ते का पूर्वज। क्या था? कुत्ते का पूर्वज था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो गुजरात से भी किया जाता था, ईरान से भी किया जाता था, अफ़गानिस्तान से भी होता था। तो आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। जानते रहिएगा इन जगहों से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। एक शब्द है आयात, जानते रहिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारे भाई इसमें परेशान हो जाते हैं। आयात का मतलब हमारे देश आना। क्या होता है? हमारे देश में क्या होना? आना। और निर्यात का क्या मतलब होता है? निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से जाना। क्या होता है? हमारे देश से जाना। कहाँ जाएगा? किसी दूसरे देश। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? वो कौन सा जानवर था? 72 आपको बताना है। 72 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से क्या होगा कमेंट करके बताइए, क्या होगा बताइए। कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? तो वो आपका गाय और बैल नहीं है, वो आपका भेड़ और बकरी है। गाय और बैल जल्दी से देख करके मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? जो हड़प्पा के नगर हैं उनके अंत की शुरुआत कब से? 3900 साल पहले से। कब से? 3900 साल पहले से।
चलिए अगले क्वेश्चन 74 पर चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं, वो क्या चीज़ है? तो वो आपका जंगल है। ठीक है, करते हैं सभी जनजाति के लोग। ज़मीन का उपयोग बिल्कुल कर्तन और दहन प्रकार की किसी वो लोग करते ही हैं। घास के मैदान का उपयोग अपने जानवरों को चराने के लिए करते ही करते हैं। तो उपरोक्त तो सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? तो 75 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं। तो 7000 साल पहले क्या होता था? जो आपका मेहरगढ़ है यहाँ क्या होता था? यहाँ पर आपकी कपास की खेती होती थी। किसकी खेती? कपास की खेती, याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर पर चलते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या नाम दिया गया? उसे बसने की प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? वह बसने की प्रक्रिया का ही परिणाम है, क्योंकि मानव अगर बसना ना सीखता तो कहीं ना कहीं वह भंडारण से अनभिज्ञ हो जाता और फिर कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज़्यादा रहती। चलिए हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, इसमें बताना नहीं है। चीन में नहीं है भैया। कहाँ है हड़प्पा? आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे? तो 4 या उससे अधिक होते थे। एक में भंडारण और किसी किसी में दफनाया भी जाता था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 80। कह रहा है अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? या अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल, इन दोनों जगहों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आयात का मतलब मैंने बताया था मंगवाते थे। कहाँ से मंगवाते थे? तो बताइए। वो राजस्थान और ओमान दोनों जगहों से जो है मंगाने का काम करते थे, इसीलिए आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो बताइए। तो टिन का आयात वो ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? सोना कहाँ से लेते थे? ईरान से नहीं, अफ़गानिस्तान से नहीं, राजस्थान से नहीं, तो कहाँ से? कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से वे सोने का आयात करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 85 का राइट जवाब दीजिए। तो 3 भागों में बांटा गया था। कितने? 3 भागों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। 86 का राइट जवाब दीजिए। लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे? बताइए। 88 का राइट जवाब। घी की आहुति भी देते थे, अनाज की भी देते थे, जानवरों की बलि भी देते थे, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। सबसे पुराना वेद क्या है? बताइए भैया। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? बताना है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कहिए चाहे ऋषि कहिए,
क्या कहलाते थे? बताइए जल्दी से। 91 का राइट जवाब दीजिए। आर्य। क्या? आर्य कहलाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? 92 का राइट जवाब देना है आपको। जल्दी से बताइए ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करवाता था? ठीक है, यहाँ हो जाएगा करवाता था। तो बताइए 93 का राइट जवाब क्या होगा? पुरोहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? 94 का राइट जवाब दीजिए। वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? 95 का राइट जवाब दीजिए। लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण में। इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा। दक्षिण भारत दा से दक्षिण और दा से द्रविड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये सभी के सभी कहाँ बोली जाती हैं? दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। और अभी हमने बताया था दक्षिण भारत की कौन सी भाषा परिवार है? द्रविड़ है। ठीक है, चलिए 98 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? तो बताइए 98 का राइट जवाब मलयालम। कौन सी? मलयालम। चलिए संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये आपका भारत यूरोपीय परिवार की भाषा का हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन है 101। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है? तो वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जल्दी से 102 का राइट जवाब दीजिए। चरक संहिता लिखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 103 का राइट जवाब सतलज और व्यास को। चलिए अगला क्वेश्चन है। चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे? तो वे 2000 साल पहले हुए थे। 105। ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? 105 का राइट जवाब दीजिए। बताइए ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। 105 का राइट जवाब तो क्या हो जाएगा? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र। क्या होगा? आगे क्या है? किसान और पशुपालक, शिल्प और चित्रकार। तो काम के आधार पर पुरोहित और राजा इनको क्या किया गया है? अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? 106 का राइट जवाब होगा जन और विश्व। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 107 पर। 107 कह रहा है चरक एक प्रसिद्ध क्या थे? वैद्य थे। ठीक है, 107 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 108 कह रहा है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा का आरंभ कब से हुआ? तो 108 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 3000 साल पहले। चलिए महापाषाण कब्रें कब बनने आरंभ हुई? लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, चलिए 110 पर चलते हैं। चरक कौन था? चरक एक महान वैद्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद के काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहकर पुकारा जाता था? 111 का राइट जवाब दीजिए। तो उन्हें
111 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जन और विष कहा जाता था। चरक संहिता की रचना किसने की है? चरक ने की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों का वर्णन किया है? 113 का राइट जवाब क्या होगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। 114 पर चलते हैं। ऋग्वेद पुरोहित का कार्य होता था, तो पुरोहित का क्या कार्य होता था? 114 का आपको राइट जवाब देना है। वो होता था यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। चलते हैं 115 पर। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो आपकी वैदिक संस्कृत है। ठीक है, चलिए 117। चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? 2000 साल पहले के हैं? नहीं, तो कब के हैं? 3500 साल पहले के हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 118 पर। कह रहा है निम्न में से ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? मूषक। चलिए आगे चलते हैं 119 पर। 119 कह रहा है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। कह रहा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपका इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।